तो एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत समाज, एक मजबूत भारत, एक लोकतांत्रिक भारत बाबा साहब बनाना चाहते थे। हाँ, ज्योतिबा फुले एक लोकतांत्रिक समतावादी समाजवादी बनाना चाहते थे, एक वैज्ञानिक दृष्टि सत्यशोधक समाज बनाया। पूरे जेएनयू और इसका उसमें पूरे विमर्श आपको मिल जाएंगे। ये विमर्श भी, इस विमर्श का, इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण की शुरुआत भी महात्मा ज्योतिबा फुले की। वो अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, ऋषि के अच्छे पंडित थे। ये ज्योतिबा फुले का जो संवेदनशील हृदय था, तीक्ष्ण बुद्धि थी, जो मानवता के दुख के प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता थी, उन सभी के कारण उन्होंने एक उसका कारण भी ढूंढा, उसका निदान भी ढूंढा और उसका निदान करने के लिए कार्रवाई भी की। वो महापुरुष मैं समझता हूँ कि आधुनिक भारत के बुद्ध हैं। इसीलिए जो भारत का शोषित समाज या बहुजन समाज का पुनर्जागरण हुआ वो महात्मा ज्योतिबा फुले के माध्यम से हुआ। और बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत कुछ सीख करके वैसे ही संघर्ष उन्होंने किया। और एक बाबा साहब को भी देखिए ना, एक अदम्य व्यक्तित्व थे, कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी डरे नहीं। उनको समझ में आ गया कि ये अन्याय है, ये शोषण है, ये उत्पीड़न है। उस उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ते। लेकिन लड़ाई क्यों लड़ते रहे? उन्होंने सोचा कि भाई ये दूर हो और एक मजबूत राष्ट्र और मजबूत समाज का निर्माण हो। अगर ये चीज़ रहेगी तो कैसे निर्माण होगा? जबकि राजतंत्र था। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में कहा कि मेरी इच्छा है कि हर संप्रदाय के लोग, जिसे उस शिलालेखों में पाषंड कहा गया है, पाषंड, हर पाषंड के लोग हर जगह रहें, हर धर्म के लोग हर जगह, हर धर्म के लोग हर जगह रहें। कितनी बड़ी बात है। तो बुद्ध और अशोक के कारण ही ये देश महान हुआ, महान जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1000 साल से बुद्ध नाम और अशोक नाम के कोई चीज़ का इस देश में पता नहीं था। नई जयंती हो रही है। बाबा साहब की जो बातें थी, बाबा साहब तो एक लोकतांत्रिक देश चाहते थे ना, और लोकतांत्रिक देश बिना लोकतांत्रिक राजनीति के नहीं बन सकता, और लोकतांत्रिक राजनीति बिना लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नहीं बन सकता। क्योंकि साथियों नमस्कार, मैं हूं गुरविंद सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान तपेंद्र प्रताप सर। तपेंद्र प्रताप सर से हम बात करेंगे कि अप्रैल महीने में 5 अप्रैल से लेकर और 21 अप्रैल तक महापुरुषों की जयंती है। सबसे पहले सम्राट अशोक की जयंती, फिर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती, फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती। इस अप्रैल महीने में महापुरुषों की जयंती और सभी का कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब अपना गुरु माना, सम्राट अशोक की लोक कल्याणकारी नीतियों को लेके बाबा साहब ने संविधान की रचना करी। इन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे तपेंद्र सर से। तपेंद्र सर क्या सोचते हैं और जो आज वर्तमान में जो देश के हालात हैं उनमें इन महापुरुषों ने जो काम किया उसको किस तरह से देखते हैं? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, और आपके क्लाउड न्यूज़ के सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। देखिए, ये चैत का महीना है जो अप्रैल महीने के रूप में है। इसमें 2 महापुरुषों की जो जयंती है, जैसे ज्योतिबा फुले का 11 अप्रैल और बाबा साहब का 14 अप्रैल, ये दोनों चूँकि आधुनिक भारत में पैदा हुए, इनके डेट फिक्स हैं। 2 महापुरुषों की जयंती तमाम लोगों ने अध्ययन करके एक तिथियां बना दी आज के भारत में। अशोक की जयंती चैत की अष्टमी को हो गई, और आगे फिर 1 महीने बाद सम्राट चंद्रगुप्त की जयंती होगी। यानी अप्रैल महीने में ही सारी जयंती पड़ रही है। ये तो सौभाग्य की बात है कि इस देश में बुद्ध और अशोक जैसी पर्सनालिटी पैदा हुए, और भारत बाहर इन्हीं 2 महापुरुषों के वजह से जाना जाता है। इन्हीं 2 की वजह से विश्व गुरु है। पहली बार भारत के बाहर देश की सांस्कृतिक संपदा या वैचारिक संपदा को किसने बाहर भेजा? सम्राट अशोक ने भेजा। उन्होंने तमाम यूनानी राजाओं के यहाँ मिशन भेजे, श्रीलंका में मिशन भेजे, इस देश में भी मिशन भेजे, और उससे एक भारत की जो एक समृद्ध वैचारिकी है भगवान बुद्ध की, उस वैचारिकी का वैश्वीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट यानी जो भी ज्ञात दुनिया थी, अब उतने दुनिया थी ना, उतने दुनिया थी तो उतने दुनिया में फैल गई। तो भारत के विचारों का ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल जो लीडरशिप या कल्चरल जो डोमिनेंस भी न कहा जाए, क्योंकि बुद्ध का मार्ग डोमिनेंस का नहीं है। बुद्ध का मार्ग कभी तलवार लेकर नहीं गए, बुद्धिस्ट विचार लेकर गए, और विचार चूँकि इतने उन्नत थे, सबको अपील किए, भाई समता की बात करो, दूसरे के कष्ट दूर करने का बात करो, हिंसा की बात ना करो।
तो कौन नहीं खुश होगा। प्रेम मोहब्बत से रहो, जात पात वर्ण ऊंचा नीचा न हो, हाँ, चोरी न करो। तो ये जो पंचशील की बातें कहाँ नहीं अच्छी लगेगी। तो एक यूनिवर्सल सत्य था वो, उसमें न कोई कर्मकांड था, न कोई देवी देवता, न मूर्ति, न कोई ऐसा श्रद्धा का भी बात नहीं थी। सिर्फ एक धम्म की बात थी। धम्म माने एक सामान्य नैतिकता की बात। वो पूरे देश में गए। तो बुद्ध और अशोक के कारण ही ये देश महान हुआ, महान जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 1000 साल से बुद्ध नाम और अशोक नाम के कोई चीज़ का इस देश में अता पता नहीं था। यानी अब ढंग से देखा जाए कि पाल वंश 1150 के आसपास तक रहा बंगाल में। उसके बाद मुस्लिम आए, उसके पास राजपूत काल तो 800 ईस्वी से ही कुछ क्षेत्रों में आना शुरू हो गया, 9वीं शताब्दी 8वीं 9वीं शताब्दी से। उसके बाद बुद्ध और अशोक एकदम गायब हो गए, उनका नाम लेने वाला भी नहीं। उनके सारे जो तीर्थस्थल थे, जो उनके प्रतीक थे, वो सब भी मिट्टी से पता नहीं कैसे ढक गए। ये भी इतिहास का एक रहस्य है, या ध्वस्त कर दिए गए। कुछ मिट्टी में ढक गए, कुछ ध्वस्त हो गए। तो ये तो अंग्रेज आए तो इन दोनों विभूतियों को खोजे, और ऐसे दोनों विभूतियों को कहते हैं देश को नपुंसक बना दिया। जिनके समय विश्वगुरु था, जिसका 1000 साल से कोई अता पता नहीं था। यानी अंग्रेज को भी अशोक ले आए, हाँ, मुगलों को भी अशोक लाए, हाँ, बुद्ध लाए, जबकि बुद्ध का उस समय कोई नामो निशान नहीं था। और भगवान बुद्ध ने कभी अहिंसा को राजधर्म में कभी नहीं मानने का उपदेश दिया। भाई जैसा मैंने कहा, उनके यहाँ 4 बड़े बड़े राजा थे, चारों चेले थे। पूरे त्रिपिटक में एक भी धम्म देशना बता दीजिए जिन्होंने राजा से कहा भाई तलवार रख दो भाई, हाँ, हिंसा करना सही नहीं है, सेना खत्म कर दो, कभी नहीं, हाँ, दुर्ग ढहा दो, हाँ, कभी नहीं किसी से कहा। बल्कि उन्होंने पाटलिपुत्र में जब अजातशत्रु का राज्य था तो उसको आशीर्वाद दिया था कि एक समय दुनिया का ये सिरमौर होगा। तो सिरमौर बना। तो सिरमौर बनेगा कैसे? सिरमौर फूल देकर तो अजातशत्रु नहीं बड़ा देश बनाएंगे ना, बड़ा अखंड भारत नहीं बनाएंगे ना। तो मगध का विस्तार तो तलवार के बल पर हुआ, और जितने राजे थे सभी तलवार चलाते थे। किसी के लिए नहीं कहा कि और कोई ऐसा बौद्ध देश है जिसने तलवार छोड़ दिया हो? कोई ऐसा बौद्ध देश बता दें। एक तिब्बत का ये लोग उदाहरण देते हैं कि तिब्बत जैसी हाल होगी जहाँ बुद्ध होगा। अरे बुद्ध तो थाईलैंड में भी है, आज तक गुलाम नहीं हुआ, और हमारा देश तो गुलाम भी हो गया। उस समय तो बुद्ध नहीं थे। जिस समय देश गुलाम हुआ तब तो बुद्ध नहीं थे ना। क्यों नहीं? जिन मूल्यों के आप बहुत बड़े झंडा लेकर टहल रहे हो, क्या उन मूल्यों से भारत को गुलाम होने से आप बचाए? नहीं है? एक बात हो रहा है सर, जैसे आपने कहा कि गुलाम होने की बात कही, सम्राट अशोक ने जब युद्ध घोष के वास्ते धम्म घोष की शुरुआत की थी, उसके बावजूद सर लगभग 100 सालों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कोई आंख उठाकर भी देख ले सम्राट मौर्य वंश की तरफ। लेकिन ये ऐसा जिस तरह की जो बातें कहते हैं कि नपुंसक बनाए जे बना दिया, उस समय तो उनके समय भी काफ़ी लंबे दस और राजाओं ने राज किया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा है कि देखिए, जैसे वंश है ना, राजवंश, तो जैसे कोई पूछता है कि मौर्य वंश का क्यों पतन हुआ, तो एक कारण तो है नहीं, मल्टीपल कारण होते हैं, ढेर सारे कारण। हर चीज़ के मल्टीपल कारण। मैं एक कारण बताता हूँ कि वंश था इसलिए पतन हो गया। बिल्कुल। आज तक दुनिया का कोई डायनेस्टी चली आ रही है क्या? नहीं, कोई डायनेस्टी। उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग बड़े बहादुर थे, इतने बहादुर थे कि वो पाटलिपुत्र को राजधानी नहीं बना पाए डर के मारा, और राजधानी कहाँ बनाए? अयोध्या में। और इतने बहादुर थे, बाद में इंडो यूनानी जो आए उनसे हार गए और उनका समाप्त हो गया। हैं? तो जैसे ऐसे कहा जाए कि भाई हम राष्ट्र की रक्षा के लिए पुष्यमित्र शुंग ने जो है कूप किया, कूप कहते हैं ना, मतलब विद्रोह किया, राजसत्ता पलट दिया। हाँ, और राजसत्ता पलट करके उन्होंने बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का उन्होंने फिर से पुनर्जागरण किया, पुनर्स्थापना की, उसको और तेज लाए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म ज़्यादा था। तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, जो भी ब्राह्मण धर्म के अनुसार है, लेकिन वो भी तो हार गए। बिल्कुल हार गए। उनका वंश कितने दिन तक चला? हाँ, इसके बाद आप देखिए कि मुगलिया खानदान आया, उसका वंश कहाँ है? हाँ, खिलजी वंश आया, उसका कहाँ है? लोधी वंश आया, उसका कहाँ है? राजपूतों के तमाम वंश हुए, वो भी गायब हैं। तो जो वंश होगा जरूरी नहीं कि वो लंबे समय तक चले, और जब राजतंत्र में नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में राजवंश स्थापित कर रहे हैं, तो इतिहास से भी सीख नहीं लेना चाहते।
चलिए सर, हम लोकतंत्र की, जैसे आपने बात की, डेमोक्रेसी की बात करी, आज के भारत में और आधुनिक भारत की बात कही जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सामाजिक क्रांति अग्रदूत रहे, सतसुर समाज की स्थापना करी। 11 अप्रैल को उनकी जयंती थी। और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना राजनीतिक गुरु माना। महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के योगदान को किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, अभी आप चर्चा कर रहे थे और चर्चा थोड़ी सी भटक गई थी कि अप्रैल महीने में 4 महापुरुषों का हुआ, तो 2 पर तो हम लोगों ने चर्चा कर ली। ज्योतिबा फुले जब पैदा हुए तो उस समय ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन आप जानते हो कि जब अंग्रेज आए हैं तो शुरू में यहाँ के सामाजिक मुद्दों पर, शिक्षा पर और तमाम जो सामाजिक बुराइयाँ थी या असमानता, हाँ, कुरीतियाँ थी, उस पर हस्तक्षेप, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें हस्तक्षेप, नियम कानून बनाना शुरू किया। सती प्रथा रोकी, बाल विवाह रोका, विधवा विवाह चालू किया। वो जो किसी बड़े प्रोजेक्ट के शुरुआत में एक नरबल दी जाती थी उसको रोका, काशी में करवट की योजना रोकी, हाँ, दक्षिण में जो ऊपर कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था वो रोका, हाँ, सती प्रथा रोकी, तमाम कुरीतियाँ उन्होंने रोकी, नियम बनाया, एक्ट बनाया। सत्ता में थे ना, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई सामाजिक चेतना पैदा करिए, कोई परिवर्तन करना है तो सामाजिक चेतना के बजाय सत्ता पर कब्जा करिए, जो चाहे सो कर लीजिए। आप सती प्रथा अगर सामाजिक चेतना से पैदा करते तो हो सकता है आज भी पूरे देश में 10-20 महिलाओं को लोग सती कर रहे होते हैं, लेकिन नियम बना दिया कि भाई सती करोगे तो 302 के मुलजिम आओगे, और सारे लोग मुलजिम होंगे जो, तो एक जारी रुक। तो अंग्रेज़ों के समय एक भाई, बाकी तो अंग्रेज राज की तारीफ नहीं की जा सकती, भारत का शोषण किया, यहाँ का आर्थिक दोहन किए, हाँ, यहाँ के लोगों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना, हाँ, लेकिन हमारे ही देश के तमाम लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम भी तो किए, उनके सेना में भर्ती हुए, हाँ, उनके प्रशासन में भर्ती हुए, उनके कारकुन बने, उनके जासूस बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, एसपी बने, सीओ बने, दरोगा बने, पुलिस बने ना, अपने ही लोग, और तमाम राजे महाराजे भी उनके साथ थी। लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र क्षेत्र में जैसे कहा जाए कि ताज़ा एक माहौल था, शिवाजी ने जो बनाया था कि वहाँ की जो खेतीहर जातियाँ थी उनके अंदर स्वाभिमान पैदा किया था, एक समता की बात, एक शासन सत्ता में आने की बात एक पैदा थी उस समय। तो अन्य क्षेत्रों का माहौल से थोड़ा सा भिन्न था। अगर पुणे का माहौल छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्रों का, जैसे होलकर घराना जो था, बाकी जो शिंदे, गायकवाड़, ये लोग थे घराने, तो ये शिवाजी की परंपरा में भाई सब एकदम से बैकवर्ड घराने के ही लोग थे, खेतिहर घराने के लोग थे, मराठे खेतिहर लोग हैं, तो वो परंपरा थी और अंग्रेज भी आ गए, उस परंपरा के साथ अंग्रेज आ गए। तो अब शिवाजी की परंपरा, अंग्रेज का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वहाँ से पढ़कर आया था, तो इन दोनों का जो संयोग हुआ तो उसमें ब्राह्मणी परंपरा का तो पतन होना स्वाभाविक था। तो उसी दौरान ज्योतिबा फुले पैदा हुए। भाई ज्योतिबा फुले समाज में पैदा तो तभी लोग होते हैं, आँखें सबको देते हैं भगवान, नाक सबको देते हैं, किसी को बदबू समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता, आँखें सबको देते हैं, दिमाग सबको देते हैं, किसी को छुआछूत दिखाई देता है, किसी को नहीं दिखाई देता, किसी को गरीबी दिखाई देती है, किसी को नहीं दिखाई देती, किसी को शिक्षा दिखाई देती है, किसी को नहीं दिखाई, किसी को उत्पीड़न दिखाई, किसी को नहीं, और अगर दिखाई भी दे गया तो आप यूं ही छोड़ देते हैं। तमाम संवेदनशील हृदय हैं जिनके अंदर सोच है, जो एक करुणा का हृदय है, जो बुद्ध की बात है। तो आपका अगर हृदय में करुणा है तो आप खुली आंखों से देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उसका कारण भी ढूंढेंगे और उस कारण का निदान भी ढूंढेंगे, और निदान का जो मार्ग मिलेगा उस मार्ग पर चलेंगे भी, तीनों चीज़ें। तो ज्योतिबा फुले ने खुली आंखों से देखा, प्रतिभाशाली आदमी थे, संघर्षशील व्यक्तित्व था, और मैं समझता हूँ कि शायद प्रतिभा के इतने धनी शायद कोई व्यक्ति अब तक मतलब हुआ हो, यानी पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं थे, हाँ, संघर्षशील नहीं, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी पकड़ने की वो बहुत तेज़ थी, समझने की दृष्टि बहुत तेज़ थी। और शायद आपको आश्चर्य होगा ये जान सुनकर कि आज जो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, अब हिस्ट्री का जो नैरेटिव सेट किया गया वो नैरेटिव
इस देश में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का पूरा संघर्ष, हाँ, और आर्य बाहर से आए कैसे यहाँ के देश के निवासियों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हर प्रकार से उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। आज पूरे जेएनयू और इसका उसमें पूरे विमर्श आपको मिल जाएंगे। ये विमर्श भी, इस विमर्श का, इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण की शुरुआत भी महात्मा ज्योतिबा फुले की। वो अच्छे अर्थशास्त्री भी थे, ऋषि के अच्छे पंडित थे। हाँ, शिक्षा में अब जैसे जब समाज को जैसे देखा ना, मैंने कहा समाज को जब आदमी देखता तो हुआ भाई शूद्रों की ये हालत, अति शूद्रों की ये हालत, किसानों की ये हालत, स्त्रियों की ये हालत, तो एक तो हुआ कि हालत देख करके हाय हाय भाई बड़ा गड़बड़ होगा। एक होता है कि नहीं, इस हालत को ऐसी हालत में रहने नहीं दूंगा, बदल देंगे। तो वही किया। और सिर्फ बदल देने से नहीं होगा कि भाई ये बदलना चाहिए, चाहिए नहीं, चाहिए तो, लेकिन उस चाहिए को करेगा कौन? तो उन्होंने कहा नहीं, ये चाहिए तो बदलना भी चाहिए और हम बदलेंगे। और बदलने पर उन्होंने काम किया, शुरू कर दिया। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व से हमें ये एक सीखना चाहिए कि अगर आप संवेदनशील व्यक्तित्व हैं और आपके आंखों से समाज को देख रहे हैं, यहाँ की विसंगति को देख रहे हैं, यहाँ के अन्याय को देख रहे हैं, यहाँ की अवनति को देख रहे हैं, हाँ, यहाँ की असमानता को देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ इस पर रिसर्च पेपर और बड़े बड़े ग्रंथ लिखने से तो समाधान नहीं हो जाएगा ना। उन्होंने कहा नहीं, एक्शन करो। भगवान बुद्ध का जो चौथा फार्मूला था कि एक्शन करो, हाँ, इस पर सम्यक व्यायाम करो, कार्य करो। उन्होंने कहा ना कि दुख है तो दुख का कारण है, तो कार्य जिसका भी कारण है उसका निदान है, उसका निदान है, क्योंकि जिन कारणों से उत्पन्न हुआ वो कारण समाप्त कर दीजिए। लेकिन कारण समाप्त होंगे कैसे, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसका रास्ता एक आपको चुनना पड़ेगा, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। तो जो चौथा काम है ज्योतिबा फुले का, वो लोग हम भूल गए। हम रात दिन कारण का भी गुणगान करते हैं कि ये कारण है, इनके कारण ये हो रहा है। दुख क्या है इसका भी, इसके भी पूरी थीसिस, पूरी लाइब्रेरी भरी हुई है, पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भरी हुई है, हमारे तमाम प्रोफेसर हैं। दुख का वर्णन होता, मंच पर रो रहे हैं अपना रात दिन कि ये कष्ट है। समाधान क्या है, इस पर चर्चा, और समाधान है तो करना पड़ेगा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व ने ये चीज़ बताई। बुद्ध का उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया था, जगह जगह रेफरेंस आया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो विश्व के महान व्यक्तित्व हैं उनका अगर अध्ययन करें तो उनके सोच, चिंतन और कार्रवाई करने की दिशा आपको एक मिलेगी। यीशु ने दुख देखा, करुणा से उन्होंने एक रास्ता लोगों को दिया कि भाई ये करो, और करके ही दुख दूर होगा। हाँ, पैगंबर मोहम्मद ने भी ये रास्ता दिया, हाँ, बुद्ध ने भी एक रास्ता दिया। तो उसी प्रकार से ज्योतिबा फुले का जो संवेदनशील हृदय था, तीक्ष्ण बुद्धि थी, जो मानवता के दुख के प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता थी, उन सभी के कारण उन्होंने एक उसका कारण भी ढूंढा, उसका निदान भी ढूंढा, और उसका निदान करने के लिए कार्रवाई भी की। तो जो कार्रवाई करने वाला काम है वो हम लोग भूल जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उनको ये कहा जा सकता है वो बुद्ध के आधुनिक अवतारवाद, बुद्ध बौद्ध धर्म में नहीं मानते, लेकिन बुद्ध के वो आधुनिक, या वो उनको भी एक बोधिसत्व ही मान लीजिए। तो बोधिसत्व थे, हाँ, जो उस समय के काल परिस्थितियों के अनुसार जो भी विसंगत थी, जो भी अन्याय था, जो भी शोषण था, जो भी उत्पीड़न था, जो भी समता समानता के विरुद्ध बातें थी, उसके विरुद्ध उन्होंने हर ढंग से संघर्ष किया, इतिहास को समझने का प्रयास किया। हाँ, किसानों के लिए किसान का कूड़ा लिखा, हाँ, किसानों के लिए लिखा, यहाँ की संस्कृति पर लिखा, धर्म पर लिखा, सब पर लिखा। महिलाओं के लिए विद्यालय और काम भी किया, विद्यालय खोले, सारा काम किया ना, विद्यालय खोले उन्होंने, अनाथालय खोले। उन्होंने देखा कि भाई जो हमारी यंग एज में महिलाएं विधवा हो गई, अगर उनका कहीं कोई मन बहक गया, मान लो गर्भ रह गया, अब वो परेशान, या गर्भ गिरवाएं तो वो भी मर जाती हैं, लड़की भी मर जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इनके लिए सुरक्षित प्रसव का एक इंतजाम करेंगे। हाँ, तो इस ढंग से उन्होंने शिक्षा का काम किया। उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत बढ़िया काम किया। वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े ठेकेदार थे। उन्होंने कई पुल बनवाए हैं अंग्रेज़ों के समय, बड़े बड़े
ठीका उनका था, मतलब दरिद्र टाइप के आदमी नहीं थे, मतलब वो आर्थिक रूप से भी समृद्ध थे। तो उनसे सीखना चाहिए ना कि हमारे अंदर हृदय की भी संपन्नता हो, मस्तिष्क की संपन्नता हो, मानवता के लिए काम भी करें, शिक्षा के लिए भी काम करें और व्यवसाय में भी आगे बढ़े, इतिहास की दृष्टि, पूरी दृष्टि। तो वो महापुरुष मैं समझता हूँ कि आधुनिक भारत के बुद्ध हैं। इसीलिए जो भारत का शोषित समाज या बहुजन समाज का पुनर्जागरण हुआ वो महात्मा ज्योतिबा फूले के माध्यम से हुआ और वह उसके उस पुनर्जागरण के समझ लीजिए कि प्रथम महापुरुष हैं, उसके व्याख्याता भी हैं, उसके प्रेरक भी हैं और उसके लिए दिशा निर्देश भी तय करने वाले हैं। उसी चीज़ को लेकर के बाबा साहब फिर आगे बढ़े और बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले के व्यक्तित्व और कृतित्व से बहुत कुछ सीख करके वैसे ही संघर्ष उन्होंने किया। और एक बाबा साहब को भी देखिए ना, एक अदम्य व्यक्तित्व थे, कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी डरे नहीं। हाँ, अपनी बातों और जो उनको समझ में आ गया कि ये अन्याय है, ये शोषण है, ये उत्पीड़न है, उस उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ते। लेकिन लड़ाई क्यों लड़ते रहे? उन्होंने सोचा कि भाई ये दूर हो और एक मजबूत राष्ट्र और मजबूत समाज का निर्माण हो। अगर ये चीज़ रहेगी तो कैसे निर्माण होगा? तो ये चारों महापुरुष अगर देखा जाए तो एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत समाज, एक मजबूत भारत, एक लोकतांत्रिक भारत बाबा साहब बनाना चाहते थे। हाँ, ज्योतिबा फूले एक लोकतांत्रिक समतावादी समाजवादी बनाना चाहते थे, एक वैज्ञानिक दृष्टि सत्यशोधक समाज बनाया। और अशोक जो है वैश्विक पूरे जगत में बुद्ध को स्थापित किया, बुद्ध के माध्यम से भारत का रुतबा स्थापित किया और चंद्रगुप्त ने अखंड। तो ये चारों विभूतियाँ, दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को छोड़कर तीनों का कोई जन्मदिन नहीं मनाता शासकीय स्तर पर, राजकीय। हाँ, आज हम अखंड भारत का निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त। तो उसकी जयंती मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए? हाँ, अशोक से बड़ा कोई आइकन हो देश का, कोई हो, मनाना चाहिए। हाँ, तो दोनों की जयंती नहीं मनाई जाती। हाँ, ज्योतिबा फूले की भी जयंती शासकीय तौर पर कहीं नहीं मनाई जाती। हाँ, सिर्फ बाबा साहब का इसलिए मनाई जाती है, वो भी सरकारी तौर पर अब इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोग मनाने लगे और तमाम दल मनाने लगे। अब तक तो ये नहीं मनाते थे कि अब दलित वोट बिखर गया है और बाबा साहब की शरण में जाने पर हो सकता है कुछ दलितों का वोट मेरे पास भी आ जाए। मतलब वोट की राजनीति के लिए हाँ, वोट की राजनीति के लिए जयंती हो रही है। बाबा साहब की जो बातें थी, बाबा साहब तो एक लोकतांत्रिक देश चाहते थे ना, और लोकतांत्रिक देश बिना लोकतांत्रिक राजनीति के नहीं बन सकता, और लोकतांत्रिक राजनीति बिना लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नहीं बन सकता, क्योंकि सत्ता में आप राजनीतिक दल के माध्यम से ही आते हैं और जब दल में ही आपके राजनीति। आज बताइए, बाबा साहब की जयंती मनाने वाले, आप बीजेपी को तो अलग हट दीजिए, उनकी तो आलोचना होती है कि भाई आप तो वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी एक किसी दल का बता दीजिए जिसमें आंतरिक लोकतंत्र हो, लेकिन बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उनके संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो बाबा साहब ने तो इस देश को लोकतांत्रिक संविधान दिया ना, लोकतांत्रिक दिशा दी। तो जब तक हम एक लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक नीति और नैतिकता आज के विश्व की सबसे बड़ी नैतिकता है। लोकतांत्रिक नैतिकता है क्या? भाई आप घर में भी बैठे हैं, कोई मुद्दा आ गया, किस पर क्या निर्णय लिया जाए, सब बैठकर डिस्कस करिए और जो एक मत होकर के उसको क्रिया, यही तो लोकतंत्र है। एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे की बात सुनिए, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको शिक्षा मिले, आर्थिक समानता हो, सब प्रेम मोहब्बत से रहें, सारे धर्म की इज्जत हो, यही लोकतंत्र है। और राजनीतिक दलों में बिना लोकतंत्र आए ये संभव नहीं है। दलित पिछड़ों के जितने दल हैं, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति चला रहा है। तो एक धर्म के आप हो गए तो आपके पार्टी में धर्म की कहाँ डाइवर्सिटी रही है? एक जात की पार्टी हो गई तो जात की भी डाइवर्सिटी नहीं हुई। और वह जाति, जिस जाति का व्यक्ति है, नेताजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वह जाति जिस क्षेत्र में है वहीं तो उस पार्टी का प्रभाव होगा कि उसके बाहर होगा, वहीं का होगा ना। तो आपकी क्षेत्रीय दल हो गया, कहाँ राष्ट्रीय दल? तो कल्पना ही नहीं आती, कोई कल्पना ही नहीं, कोई विजन, कोई दृष्टि नहीं। तो बिना लोकतांत्रिक राजनीति के, बिना लोकतांत्रिक दल के न हम विविधता को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, न मिलजुल कर रहने का शऊर और संस्कृति पैदा कर पाएंगे, न एक दूसरे के कष्टों के प्रति हमें चिंता जागृत होगी, न संवेदनशील हो पाएंगे। बाकी जितने जातिवादी दल हैं देश में,
उत्तर भारत का तो आप बिहार और उत्तर प्रदेश का देख लिए, जब आते हैं तो इनका क्या एजेंडा रहता है? 3 ही एजेंडा तो है, अपना विकास, अपने परिवार का विकास और अपने जाति का। चौथा एजेंडा इनका कोई बता दे। जितने भी महापुरुष हैं उनकी बातें बड़ी कॉमन हैं। वो समता की बात करते हैं, वो मानवता की बात करते हैं, सबकी कल्याण की बात करते हैं। तो आप सिर्फ एक किसी महापुरुष को ही श्रेय दे दीजिए कि इनके कारण सब ये चीज़ लागू हो गई, ऐसा भी नहीं है। देखिए, नेहरू जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और उनका कभी आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उन्होंने बुद्ध और अशोक की काफ़ी तारीफ की है और बुद्ध की नीतियों से वो प्रभावित भी थे। तो बुद्ध के कुछ प्रतीक थे जो उन्होंने भारतीय संविधान में, भारतीय चिन्हों में उसको लागू किया। लेकिन ये भी कहना अतिशयोक्ति है कि सब कुछ अशोक से ग्रहण किया गया, क्योंकि उसके पहले तमाम देशों में डेमोक्रेसी आ चुकी थी। अमेरिका में डेमोक्रेसी थी, तो वो तो अशोक के कारण नहीं डेमोक्रेसी लाया ना। फ्रांसीसी क्रांति तो अशोक के कारण नहीं हुआ ना। वहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 नारों पर फ्रांसीसी क्रांति हुआ। और अंग्रेज आए थे, वो भी डेमोक्रेसी में पले हुए लोग थे, समतावादी। उनके यहाँ जाति वर्ण इन सब का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इस देश में चूँकि अशोक से बड़ा कोई राष्ट्र का सिंबल नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, इसलिए उनके चिन्ह को लागू करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय संविधान सब कुछ अशोक से प्रेरित है या बाबा साहब ने अशोक से बातें लेकर भारतीय संविधान में लागू कर दिया, ये भी एक जैसे नहीं अपने महापुरुष की गुणगान करने जैसा है। हाँ, ये अवश्य है कि जैसा मैंने कहा कि भाई चंद्रगुप्त अखंड भारत के निर्माता हैं, अशोक इस देश के सबसे बड़े आइकान हैं, बुद्ध इस देश के विश्वगुरु बनाने का सबसे बड़े आइकान हैं, और कोई विश्वगुरु बनाने का आइकान हो तो आप बताएं। बाबा साहब इस पूरे देश में एक ढंग से शोषित समाज को के हक की लड़ाई लड़ने वाले सबसे बड़े आइकान हैं और विद्वान आदमी थे, इसीलिए उनको संविधान के अंतरिम ड्राफ्ट का दायित्व भी दिया गया। तो हर चीज़ को अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। ये भी हटवादिता है और एक कहिए कि एक एक्सट्रीमिज़म है, मतलब अतिवादिता है कि हम सब कुछ मान लें कि सब कुछ बुद्ध और अशोक से ही आ गया, या सब कुछ बाबा साहब से भी आ गया, या सब कुछ ज्योतिबा फुले से आ गया। एक ही व्यक्ति तक रहेगा, एक व्यक्ति तक नहीं, इसमें इस देश के निर्माण में तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए, तो क्या उनका कम योगदान है? हाँ, हज़ारों लोग जेल में रहे, तो हज़ारों लोगों को फांसियाँ हुई, तो क्या देश को मुक्त करने में उनका योगदान नहीं है? हाँ, आज भी हज़ारों लोग देश को बनाने में काम कर रहे हैं। तो देश का निर्माण हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों से होता है, लेकिन आइकान चंद लोग ही होते हैं। तो ये 4 बड़े आइकान हैं देश के, और ये सहयोग की बात है कि 4 अप्रैल माह में पैदा हुए, तो पूरे साल, पूरे महीने जश्न मनता रहे। ये भारत के लिए भी खुशी की चीज़ है, और भारत को अपने पूरे इतिहास को समझने, सोचने, हाँ, और नई पीढ़ी को वो मूल्य जो उन महापुरुषों ने दिया, उसको आधुनिक संदर्भ में लागू करने की ज़रूरत है। अब जैसे हमारे लोग हैं भाई, हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र नहीं है, कैसे स्थापित हुआ? लोकतंत्र ही चलेगा। हम मौर्य संस्कृति की स्थापना करें। हाँ भाई, एक जाति के नाम पर, एक कुनबे के नाम पर, या एक गणतंत्र के नाम पर, या एक महापुरुष के नाम पर आप पूरे देश की संस्कृति को कैसे समेट सकते हो? भाई मौर्य संस्कृति लागू करें। कहीं ना कहीं ऐसा क्या कि हम अपने महापुरुष को ही छोटा करें, क्योंकि उन्होंने तो कहा है ना कि अपने शिलालेखों में भाई आप ये बताइए कि अशोक के किसी शिलालेख में कहीं शाक्य और मौर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं। भगवान बुद्ध के लिए भले उन्होंने शाक्य मुनि शब्द, अपने लिए न शाक्य शब्द प्रयोग किया, न मौर्य शब्द, न मौर्य गणराज्य का प्रयोग किया। तो उनका तो दृष्टि बड़ा सार्वजनीन रहा, हम उनको छोटा करके मौर्यों तक सीमित कर रहे हैं। हाँ,